गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग न्यूमेरिकल असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे अपने फर्स्ट चैप्टर का। उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, 6 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट। तो अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कह रहा है टू चार्जेस। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आई थिंक पढ़ लिए हैं। कहां से पढ़ लिए वो भी पता है। टू चार्जेस ईच ऑफ क्यू आर प्लेस्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दो चार्जेस हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग रखे हुए हैं। चार्जेस कितने हैं? क्यू है, ठीक है, ये दिया गया है। इसके बाद कह रहे हैं ए थर्ड चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में एक थर्ड चार्ज रख दिया गया है। मान लिया ये ए और बी पर है और एक कहीं बीच में थर्ड चार्ज रख दिया गया है माइनस क्यू। ये क्वेश्चन बोल रहा है। इसके बाद कह रहे हैं एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कि इस क्यू की पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या उस क्यू की वैल्यू होगी, इस चार्ज क्यू की क्या वैल्यू होगी कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अच्छा, एक बात बता दूं, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें चार्ज इक्विलिब्रियम में था, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होता था, सिर्फ एक चार्ज इक्विलिब्रियम में था। इस बार कह रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ यहां पर 3 चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू है 2 और एक है स्मॉल क्यू माइनस का। तो ये तीनों कैसे हैं? इक्विलिब्रियम, यानी कि तीनों पर ही नेट फोर्स कैसा है? 0। तो जब आ जाए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट मींस नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। मान लिया ये थर्ड चार्ज है, सी है। हमें टोटल सेपरेशन क्वेश्चन में दिया नहीं गया, तो हम कुछ लेट कर रहे हैं, लेट इट बी आर। टोटल सेपरेशन इज आर। थर्ड चार्ज की पोजीशन पूछिए। थर्ड चार्ज की पोजीशन में मान लेता हूं ए से कितनी है? एक्स है। तो बी से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बची? सब बताएंगे कितनी बची है? आर माइनस एक्स। कंफर्म है इतनी बात? अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम में रहे, तो मैं इक्विलिब्रियम की लगा लेता हूं। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो मैं बोलूंगा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो आपको बता दें कि आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो का इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है। इस तरह के जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो आपसे 2 बातें पूछते हैं वो। कंफर्म बात है, 2 ही बातें पूछेंगे। कौन कौन सी? पहली बात ये पूछेंगे कि चार्ज की, थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या होनी चाहिए, और दूसरी बात ये पूछेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, किन्हीं भी 2 पोजीशंस के लिए या 2 चार्जेस के लिए नेट फोर्स 0 दिखा दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। 2 इक्वेशन बन जाएंगी, सॉल्व हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सी। सी का इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं, यानी कि सी पर नेट फोर्स 0 है। और कौन कौन लगाएगा? एक तो ए लगाएगा और एक बी लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स एट सी इज 0। अब कौन कौन? तो दोनों फोर्स ए लगाएगा और बी लगाएगा, दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं एफ सी ए इज इक्वल टू एफ सी बी। जल्दी से एफ सी ए की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, के ई चार्जेस का प्रोडक्ट Q इंटू क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफसीबी की बात करेंगे, के क्यू इंटू क्यू अपॉन सेपरेशन कितना है? एफ बार आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कंफर्म है इतनी बात? कुछ कैंसिल कर दीजिए। आई थिंक ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर खत्म हो गया। क्या बच गया आपके पास? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिख गई इतनी बात? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने अंडर रूट ले लिया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर माइनस एक्स। स्क्वायर खत्म कर दिया, प्लस माइनस आर माइनस एक्स। एक बार प्लस का साइन लेते हैं, क्या बचेगा? प्लस का साइन ले रहा हूं तो x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स। एक्स इधर आया तो 2x इज इक्वल टू आर, x इज इक्वल टू आर बाई 2।
ये प्लस का मतलब क्या है, प्लस का साइन ले रहा हूं यहां पर, प्लस माइनस में से माइनस का भी लूंगा, तो माइनस का दूंगा जैसे ही तो देखना क्या हो जाएगा, माइनस आर और प्लस एक्स, एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, आर डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, आर बचेगा अकेला, कुछ बचेगा ही नहीं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, आर बाई टू। आर बाई टू आने का मतलब क्या हुआ कि थर्ड चार्ज जो मैंने रखा है वो कहां होना चाहिए, इस ए और बी के मिड में होना चाहिए। तो हम क्या बताएंगे, पोजीशन आर के टर्म्स में ना लिखकर आप क्या लिखेंगे, द क्यू मस्ट बी एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। कहां होनी चाहिए, मिड में। अब बात करते हैं, एक और बात पूछी गई है, मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने अभी बताया था कि नहीं दो के लिए इक्विलिब्रियम लगा लीजिएगा, तो मैं इक्विलिब्रियम लगा रहा हूं एक के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए पर दो फोर्स कौन लगाएंगे, सी और बी। तो एक बार कर लेते हैं, फोर्स एट ए ड्यू टू सी इज इक्वल टू फोर्स एट ए ड्यू टू बी। कंफर्म बात है, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। जल्दी से एफएसी की वैल्यू, के चार्जेस का प्रोडक्ट सेपरेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू के चार्जेस का प्रोडक्ट यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेपरेशन। अब कितना है, ए और बी की बात करें तो कितना है, आर, आर स्क्वायर। कंफर्म है इतनी बात, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, के ई क्यू से के ई क्यू कैंसिल, यहां पर बच रहा है क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और क्या एक्स की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी है, आर बाई टू। एक्स की वैल्यू कितनी है, आर बाई टू, रख दीजिएगा आर बाई टू। तो आर बाई टू रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आर स्क्वायर बाई फोर। क्या बचा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर कहां पहुंचेगा ऊपर, क्या बचा, फोर क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल क्यू बाई फोर। कितनी आ गई, कैपिटल क्यू बाई फोर। ये क्यू की वैल्यू आई है और क्यू है किसका, माइनस का। तो ये चार्ज कितना हो गया, अगर मैं बोलूं ये क्यू चार्ज कितना हुआ, माइनस का क्यू बाई फोर। ये सिर्फ इसका क्या आया है, मैग्नीट्यूड आया है क्यू बाई फोर। कंफर्म बात है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से, हटा दूं फिर मैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है जो हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी कैरिंग ए चार्ज कैपिटल क्यू। दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं ए और बी, देखना जरा, ए और बी, और आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब इनका जो साइज है, मटेरियल है, सब कुछ कैसा है, सेम है। दो आइडेंटिकल है, दोनों पर चार्ज कितना है, क्यू है, और exert a force F on each other when placed at a certain distance apart। जब कुछ डिस्टेंस दूर रखे हैं, मान लिया r डिस्टेंस दूरी पर रखे हैं, ये r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है, तो ये फोर्स F लगा रहे हैं। तो मैं अगर बात करूं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 की बात करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही बात बन गई। अब मुझसे कह ही रहे हैं A and B are now touched with another identical neutral conductor C। A और B को किसी तीसरे न्यूट्रल कंडक्टर के साथ टच कर दिया गया, 1 by 1 टच कर दिया किसी आइडेंटिकल न्यूट्रल कंडक्टर। यहीं पे एक बात सुन लेना, जब कोई दो कंडक्टर टच किए जाते हैं तो उनमें कंडक्शन की प्रोसेस होती है, और कंडक्शन की प्रोसेस में सेम चार्ज डेवलप होता है, ये बताया गया है। चार्जिंग बाई कंडक्शन में सेम चार्ज डेवलप होता है। तो आपको आगे बता दूं एक बार कि याद रखना, ही पंचलाइन है,
कि जब दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स को टच कराते हैं तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों में। जितना भी टोटल चार्ज है दोनों का मिलाकर, तो वो कैसा हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बस यही बात सिखाने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। क्या लाइन सीखी है कि आइडेंटिकल कंडक्टर्स को जब कांटेक्ट में लाया जाता है तो कंडक्शन की वजह से चार्ज का ट्रांसफर होता है, दोनों पर सेम चार्ज आते हैं, या मैं बोल सकता हूं दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बराबर बराबर। चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, अभी ए पर कितना चार्ज है Q, बी पर कितना चार्ज है Q, और उनके बीच फोर्स कितना लग रहा है F। अब क्या कर दिया है, ए और सी को कांटेक्ट में ले आए, और ए और सी को कांटेक्ट में लाए हैं, तो इनका चार्ज जैसे ही ए प्लस सी मैंने किया है, उस सिचुएशन में चार्ज टोटल कितना हो गया हमारे पास, ए पर कितना चार्ज है Q, और सी कैसा था, न्यूट्रल था, तो टोटल चार्ज रहा कितना, Q। लाइन बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, जब कंडक्टर्स कांटेक्ट में आते हैं तो चार्ज, टोटल चार्ज जो है बराबर बराबर बढ़ जाता है। ए पर था मेरे पास चार्ज Q, सी पर था 0, तो टोटल चार्ज हो कितना गया है, Q, या फिर मैं इसका Q प्लस 0 यानी कि Q। तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो A पर कितना बचा, टोटल चार्ज Q है, आधा आधा कर दीजिएगा, कितना बचा Q/2, और C पर कितना आया, Q/2। ये लाइन समझ गए। अब कह रहे हैं बारी बारी से टच किया, अब C को किसके पास ले गए, B के पास, तो अब C को किसके पास ले गए, B और C को टच किया, और जैसे ही B और C को टच किया तो फिर से देखना अब टोटल चार्ज मेरे पास कितना है, B पर कितना था Q, C पर कितना है Q/2। ये बात दिखाई दी है, B पर तो पहले से कितना है Q, C पर कितना था Q/2, तो दोनों मिल गए तो टोटल चार्ज कितना हो गया, ये एलसीएम ले सकते हैं, कितना हुआ 3Q/2। यहां तक दिख गई ये बात, अब आसानी है। अब क्या होगा, ये टोटल चार्ज है, आधा आधा कर दीजिए, इसका आधा आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, B पर इसका आधा करेंगे तो कितना हुआ, B पर हुआ 3Q/4, आधा कर दिया यानी 2 से डिवाइड कर दिया है, C पर आ गया 3Q/4। सब पे चार्ज पता चल गया, और जैसे ही चार्ज पता चला, अब मुझे क्या बोला गया कि टच कराने के बाद ए और बी को वापस से अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर रख दिया गया। रेस्पेक्टिव पोजीशंस कौन सी थी, ये रही इसकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस। तो अब मैं वापस से ए और बी को वहीं ले आया हूं, ए और बी को वापस से कितने सेपरेशन पर ले आए, आर सेपरेशन पर। ए पर चार्ज इस पूरी प्रोसेस में रह कितना गया है, Q/2, बी पर कितना हो गया है 3Q/4, और फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स कुछ चार्ज बदल गए हैं तो फोर्स बदला हुआ नजर आएगा। मैं कुछ मान लेता हूं, फोर्स कितना है, F' है, क्या फॉर्मूला है, KE, चार्जेस का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट करा दीजिएगा, क्या बनेगा, क्या 3Q²/8 बनेगा, प्रोडक्ट कर रहे हैं, बहुत छोटी सी मैथमेटिक्स है, 3Q²/8, ये क्या हो गया, KE Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन का स्क्वायर कितना है, सेपरेशन कितनी है, अभी भी R ही है, ये नया फोर्स निकल आया। अब कहा गया है नया फोर्स कितना है, अब नया फोर्स ये नहीं लिख सकते आप, क्योंकि R आपने खुद माना था, इसको हटाना है, तो क्या गिवन है आपको उसके टर्म्स में ले जाना। आपको क्या गिवन था, F गिवन था, F' को F के टर्म्स में लिखना है, क्या कर दीजिए, दोनों को इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, आई थिंक आपको अगर ना दिखे तो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, इस पोर्शन को हटाने जा रहा हूं, हटा देता हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हूं, तो F' इज इक्वल टू कितना था, 3KEQ²/8R²। जैसे ही दोनों को डिवाइड किया कुछ कैंसिल होता नजर आया, KEQ², R² से R², तो ये क्या बचा, 8 ऊपर पहुंचेगा और 3 यहां, तो F/F' इज इक्वल टू 8/3। तो
तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश की वैल्यू आ गई 3/8 एफ। आई थिंक इतना सीख गया, बड़ा आसान क्वेश्चन था। पंचलाइन इस क्वेश्चन की पता चल गई होगी आपको। हटाना, अगले क्वेश्चन पे आता। क्वेश्चन नंबर 9। वैसे मुझे इतने सारे क्वेश्चन बताने नहीं चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टू चार्जेस ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द टू वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी ऑफ साइड्स दी गई हैं, और साइड्स कितनी दी गई हैं, 3, 5 एंड 4 सेंटीमीटर। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। एक ट्राइंगल दिया है, इससे पहले हम लोगों ने एक तरह का क्वेश्चन किया था जिसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया था, मैंने शायद करवाया है आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल टाइप का क्वेश्चन। अब यहां पर क्या करें, ट्राइंगल है जिसमें कुछ नाम दिया है उसका ए बी सी, और दो चार्जेस हैं प्लस क्यू आर प्लेस्ड बी और सी पर दो चार्जेस रखे हैं, दोनों कितने कितने हैं, क्यू और क्यू है। इसके बाद कह रहे हैं साइड्स की बात कर रहे हैं, ए बी जो है वो 3 है, ए बी जो है ये 3 सेंटीमीटर है, बी सी 5 है और सी ए 4 सेंटीमीटर है। और ए पर नेट फील्ड पूछ रहे हैं, ए पर क्या पूछ रहे हैं, नेट फील्ड, यानी कि क्या पूछा गया है, नेट फील्ड एट ए हमसे पूछा गया है। ए पर फील्ड लगाएगा कौन, बी लगाएगा, सी लगाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चल रहा है, एक बार बी से निकालिए एक बार सी से निकालिए, वेक्टर की तरह ऐड कर दीजिए। तो बड़ा सिंपल सा टास्क है, एक बार करते हैं हम लोग। फील्ड एट ए ड्यू टू बी। अच्छा, बाद में हमें कुछ यूज करना होगा तो हम इसको कुछ इवन मान लें, इसको कुछ नाम दे दिया हमने इवन। कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, के चार्ज इज क्यू, सेपरेशन इज 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे अपन, और लेकिन ये 3 किसमें है, सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई, 3 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम दी चार्ज, अवे फ्रॉम दी चार्ज का मतलब हो गया बी से बाहर की तरफ। ये रहा आपका E1, दिख गया है। मैंने यहां डायरेक्शन बना दी है तो यहां पर लिख नहीं रहा हूं मैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, E1 = KEQ अपॉन 9 × 10⁻⁻⁴ स्क्वायर कर दिया। अब बात करते हैं फील्ड एट ए ड्यू टू सी। ए पर फील्ड सी की वजह से, इसको कुछ नाम दे दिया, लेट इट बी E2, और क्या बना, जल्दी से बोलिएगा, KEQ अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 × 10⁻⁻⁴। -4 कैसे आया, इस वाले लॉजिक से आया, अब ये भी देखा। डायरेक्शन की बात करिए, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसके लिए फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। अच्छा, कंफर्म है इतनी बात। चलिए, इतना हो गया। अब मैंने बोला ये E1 है, ये E2 है, मुझे नेट फील्ड निकालना है। नेट फील्ड निकालने के लिए दो वेक्टर हैं, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो कौन सा रूल लगेगा, पैरेललोग्राम रूल लगेगा। पैरेललोग्राम क्या कहता है, a² + b² + 2ab cos थीटा √ के अंदर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स कौन कौन है, E1 और E2, इनके बीच का एंगल कितना है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और है भी। कैसे गिवन है,
आप लोगों ने सोच पाया है? अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं बता दूं, ये 3, 4 और 5 सेंटीमीटर की जो साइड्स हैं ये बहुत फेमस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फेमस है। इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और ये वाला एंगल कितना हो गया है, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 होता है, और कौन सा होता है, बड़ी वाली साइड के सामने वाला, हाइपोटेनस के सामने 90। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो गया है, 90। कंफर्म बात है? कंफर्म बात है। तो मैं नेट फील्ड निकाल रहा हूं, नेट फील्ड एट ए इज इक्वल टू अंडर रूट का E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 90। और थीटा अगर 90 है तो मैं इस टर्म को हटा दे रहा हूं अपने दिमाग से, ही बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्या बचा, अंडर रूट का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, कहां है E1, ये रहा, स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन, अब सिर्फ कैलकुलेशन बची, मैं आप पे भी छोड़ सकता हूं। इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा 9 का स्क्वायर, यानी सीधा लिख देता हूं 9 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E2 स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आया, के ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू पावर -4, यानी कि 16 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। अब बहुत खतरनाक सी मैथमेटिक्स यूज करने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से, इस पूरी इक्वेशन को, इतने पार्ट को ध्यान से देखना, क्या कॉमन है इसमें से, इन दोनों में से देखना क्या कॉमन है, के ई स्क्वायर कॉमन है दोनों तरफ से देखना, और क्यू स्क्वायर कॉमन है। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, क्या 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन है, दिख रहा है इतना, और दिख रहा है तो जो कॉमन है उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, और कॉमन लेके एक ही स्टेप में कर दे रहा हूं, अंडर रूट के बाहर भी निकाल रहा हूं। के ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, अंडर रूट के बाहर निकाला तो स्क्वायर खत्म, क्या बचा, के ई क्यू। इधर से कौन कॉमन लिया था, 10 टू पावर -4 का स्क्वायर, बाहर निकालेंगे अगर अंडर रूट के तो क्या स्क्वायर खत्म, क्या बचा सिर्फ 10 टू द पावर -4। इतनी लाइन सुन ली है। अंडर रूट के अंदर कौन बच गया है, क्या 1/9 का स्क्वायर प्लस 1/16 का स्क्वायर। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, धीरे 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 हो रही है क्लियर। क्या बचा, के ई क्यू अपॉन 10 टू द पावर -4 अंडर रूट के अंदर। अरे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया, क्या 9 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर, एलसीएम बेसिक तरीके से यही करते हैं, डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो इधर 16 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर मुझे बचपन से रटा पड़ा है, कितना होता है 256 प्लस 9 का स्क्वायर, अरे बहुत अच्छा लिखा है मैंने, कितना होता है 81, दिख रहा होगा सभी को बहुत बढ़िया तरीके से, 256 प्लस 81, अरे ऐड कर दो, के ई क्यू अपॉन 10 टू द पावर -4, 256 प्लस 81, 6 और 1 7, 8 और 5 13, 2 और 1 3। अब जरा देखना, डिनोमिनेटर में 9 स्क्वायर और 16 स्क्वायर था, अंडर रूट के बाहर आया तो स्क्वायर यहां भी खत्म, कितना बचा 9 इंटू 16, और 9 इंटू 16 कितना होता है पता है सबको, कितना होता है 144। अब वैसे तो आप इसको ज्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, के ई की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 से फिर एक 9 खत्म हो जाएगा। अब करते रहिएगा, इतना काम हमारे लिए बहुत है, हमने इतना कर दिया है, यही कम नहीं है। आप पावर आवर सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब एक और बात बता दें आपको, ये फील्ड निकला है न्यूटन पर कूलम, अभी डायरेक्शन नहीं आई है, अभी अधूरा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला है, डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन का मतलब tan अल्फा निकालना है, क्या निकालना है tan अल्फा। तो मैं कुछ मान लेता हूं, आपको कुछ याद होगा
tan अल्फा के लिए फॉर्मूला होता था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, शायद सबको पता है tan अल्फा। तो डायरेक्शन के लिए लिखूंगा tan अल्फा। और मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं कि राइट एंगल या दो वेक्टर्स के बीच जब 90 डिग्री एंगल होता है तो tan अल्फा को हम बात लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे लिखते हैं वो पहचान लेना। मान लिया इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा, अपन आपको याद होगा पैरेललोग्राम बनाया करते थे। पैरेललोग्राम कैसे बनाया करते थे, दो वेक्टर्स हुए E1 और E2, दोनों के पैरेलल लाइंस खींच ली अपन ने। E1 के पैरेलल लाइन और इधर E2 के पैरेलल लाइन, ये होता था अपना रिजल्टेंट, यही था रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट मान लिया मैंने अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो ये वाला एंगल क्या 90 है, हम लोगों के पास दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 90, E1 और E2 के बीच 90 है, तो यहां भी एंगल कितना है 90, E1 और E2 के बीच एंगल कितना 90। तो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, आप हर बार जल्दी से यूज करना, भी सिखा रहा हूं डिटेल में। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जल्दी से कर देंगे, परपेंडिकुलर कौन है, क्या ये वाला टर्म E2 है, तो क्या बना E2 अपॉन E1। देखिए आपको E2 अपॉन E1, E2 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, कहां गई है, ये रही। E1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, जैसे ही इनको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहीं से देख लेना। E2 से डिवाइड करेंगे E1 को, ke खत्म, क्या 9 इंटू 10 टू पावर -4 ऊपर पहुंचेगा और -4 खत्म हो जाएंगे। तो जहां तक मुझे दिख रहा है तो ये क्या बनेगा 9/16। जरा देख लेना एक बार, E2 अपॉन E1, ke खत्म, 9 ऊपर पहुंच गया, तो क्या बचा 9/16। ये आपका आ गया डायरेक्शन tan अल्फा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी क्वेश्चंस अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए एक और बात, बहुत जरूरी बात, आप लोग इन क्वेश्चंस को क्यों नहीं कर पा रहे हैं या क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आप इनको एक क्वेश्चन की तरह डील करते हैं। अगर एक क्वेश्चन की तरह डील करेंगे तो आगे भी नहीं कर पाएंगे। इनको सीखने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन से हम बहुत सी चीजें सीख रहे हैं और वो चीजें सीखते जाइए। एक क्वेश्चन तैयार करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन ये आएगा ही नहीं, क्वेश्चन अलग आएगा, आप क्या करेंगे फिर। तो क्या करिए, क्वेश्चन को समझिए। हमने इतना चिल्लाया है, कई बातें बताई, आपको डायरेक्शन निकालना बताया, पैरेललोग्राम रूल कब लगाते हैं वो बताया, कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत सिखा दी है शायद। तो ये सब चीजें दिमाग में रखते जाइए और इसकी पहले तो बढ़िया सी फोटो निकालिए। पूरा क्वेश्चन एक पेज पे है, बहुत अच्छी बात है ये। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर।